नमस्कार, लिब्रस के इस पोर्टल पर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संस्कृत विषय को और आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा एक चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो चुका है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि उसका स्टडी मटेरियल भी आपको उसमें प्रोवाइड कर दिया गया होगा, और नहीं किया गया होगा तो मैं आपको अगले दिन करा दूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा उसका स्टडी मटेरियल उस चैप्टर का आप तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है, संधि प्रकरण पढ़ना है, और यह आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इससे प्रश्न बनने की संभावना 100 से 200% होती है। तो आप जो है संधि को पढ़ने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए। उसको कई बार आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, और हिंदी और संस्कृत इन दोनों में ही समानता होती है। बस आप इतना समझिए कि संस्कृत में संधि को पढ़ते समय सूत्रों की सहायता ली जाती है, यही हिंदी में नहीं होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हिंदी से ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है संस्कृत में संधि पढ़ना। संधि का शाब्दिक अर्थ तो बदल नहीं जाएगा, वो तो वही है। संधि माने मेल जोड़ वर्णों का। अब वर्णों का जो मेल है संस्कृत में उसको किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, तो संस्कृत में बोला जाता है, एक सूत्र है या सूक्ति कहिए आप कहेंगे, लिखा जाता है वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। ये आपका संधि का डेफिनेशन संस्कृत में दिया जाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें आप पढ़ते हैं हिंदी में वही चीज़ें यहाँ संस्कृत में कही गई है। वर्णानाम का मतलब क्या हुआ, हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहाँ बताया था, ये जो आनाम है ये विभक्ति है, इसका अर्थात मतलब हो गया के। तो वर्णों के परस्पर माने एक दूसरे से, है ना। वर्णों के परस्पर विकृतिमत संधान को संधि कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये विकृतिमत संधान, इसका क्या अर्थ है। तो ये विकृति को मतलब आप समझें विकार, यानी दो वर्णों के परस्पर मिलने से जब विकार उत्पन्न होता है तो इसे ही हम लोग संधि कहते हैं। इस विकार को ही हम लोग संधि कहते हैं, मेल कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब दो वर्ण मिलेंगे तो वो दोनों अपना अस्तित्व खोएंगे और एक नए वर्ण का विकास होगा, नए वर्ण का जन्म होगा, और इसी प्रक्रिया को हम लोग संधि कहते हैं। स्वर का स्वर से भी मेल हो सकता है, स्वर का व्यंजन से मेल हो सकता है, व्यंजन का स्वर से मेल हो सकता है, व्यंजन का विसर्ग से मेल हो सकता है, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो सकता है। मेल तो किसी का भी किसी से हो सकता है। और इसी आधार पर संधि को कुल 3 भागों में बांटा जाता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोग सबसे पहले स्वर संधि पढ़ना शुरू करेंगे, और स्वर संधि के भी कई जो पार्टीशन है उसमें जो हम लोग का सबसे पहला होगा वो होगा आपका दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि में सबसे पहला क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे, और बस यहाँ पर अंतर यही मैंने बताया है कि सूत्रों की मदद से पढ़ेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र होता है वह होता है अकः सवर्णे दीर्घ। क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घ। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि किसका पार्टीशन हो गया, स्वर संधि का पार्टीशन हो गया। और स्वर संधि अभी ये लंबा चलेगा, और उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए दीर्घ स्वर संधि, और इसका संधि सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है। तो ये आप जो है याद रखेंगे, अकः सवर्णे दीर्घ मतलब क्या हुआ, ये अक प्रत्याहार है। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ इ उण ऋलिक यही आएगा। क्लियर। आप अगर ध्यान दें तो ये पांचों के पांचों प्रत्याहार आपको याद आ रहा होगा। तो ये क्या हैं, ये ह्रस्व स्वर हैं। संस्कृत में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी थी, 5 थी, और यही चीज़ें मैंने यहाँ लिखा है अकः सवर्णे। इसलिए मैं आपको प्रत्याहार पढ़ाया था, और मैंने बताया था कि आगे आपको प्रत्याहार का प्रयोग मिलेगा संधि में। ठीक है, चलिए। ह्रस्व स्वर के बाद यहाँ कहा जा रहा है कि अगर सवर्ण आ जाता है तो इन दोनों के मेल से दीर्घ बन जाता है। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं वो आपको पता है संस्कृत में, वो भी आपको वर्णमाला के सेक्शन में बताया गया है। इसीलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर आपको उनकी मदद लेनी है।
अब सवाल उठता है सवर्ण मतलब क्या हुआ। सवर्ण मतलब समान वर्ण जिनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न आपस में समान होते हैं, उन वर्णों को हम लोग सवर्ण की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि इन वर्णों के बाद अगर फिर से यही वर्ण आ जाते हैं, समान समान वर्ण आ जाते हैं, तो उनका दीर्घ स्वरूप बन जाता है। आइए इससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इन बातों पर गौर करें। तो आप कह सकते हैं कि अगर अ आया तो इसका सवर्ण आ भी है, और इसके पश्चात अगर फिर से अ या आ जाता है तो उस स्थिति में इसका दीर्घ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। इसी तरह से अ के बाद ई को ले लिया अगर, तो आप कहेंगे ई या ई, साथ में फिर से ई या ई अगर आ जाता है तो क्या बनेगा, ई बन जाएगा। उ ले लिया, उ या ऊ के बाद उ या ऊ आ जाता है तो ये ऊ बन जाएगा। ये सब देखिए आपका दीर्घ बनता जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर सूत्र में इस दीर्घ को रखा गया है। फिर आइए ऋकार लीजिए, इसमें भी दीर्घ वाला होता है, आपको मैंने बताया था, ये डबल हो जाएगा। अगर इसके साथ अगर ये आ जाता है तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा डबल। ध्यान दीजिएगा। अब ये अलग की बात है कि इससे कोई वर्ण शुरुआत करने वाला नहीं मिलता है, तो इसलिए ये लिखें चाहे ना लिखें मतलब नहीं है। और ये तो अब प्रचलन में भी नहीं है संस्कृत में, इसलिए इसको हम लोग क्या किए यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो कुल तरह से अकह सवर्णी दीर्घ से कुल टोटल जो निष्कर्ष निकल कर आया है वह यही आया है। यानी कि आपको संधि सूत्र याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इससे डायरेक्ट बन जाते हैं। पहला प्रश्न यही बन जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र बताइए, या उल्टा पूछ लेगा ये सूत्र किसका है, तो दीर्घ स्वर संधि का है। अब इस सूत्र से आप ये निकाल लिए, अब इससे हम लोग एग्जाम्पल को हल करेंगे। और ये सब चीज़ें आप हिंदी में भी पढ़ते हैं तो आपको बेहतर तरीके से बातें यहाँ पर भी समझ में आ रही होंगी। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, अगर मान लीजिए पहले वाले का एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या, शुभ आगमन, मान लीजिए इसको जोड़ना है, तो आप कहेंगे कि ये इसका मैकेनिज्म समझिए। मैकेनिज्म क्या है, हलंत लगा हुआ है, इसमें से अ बाहर चला गया, आगमन का आ बाहर ले लीजिए, ये गमन हो गया। ये दो वर्ण जब परस्पर अति निकट आएंगे, इनके मेल से क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ वो संधि होगी। तो अ और आ ये दोनों आपस में सवर्ण हैं, और जब अ या आ आते हैं तो दीर्घ स्वर बना लेते हैं अकह सवर्णी दीर्घ से, तो इन दोनों का अस्तित्व अब समाप्त होगा और इसकी जगह क्या बनेगा, आ बनेगा। अब यहाँ आ बन गया तो ये आ इसके साथ संयोग कर लेगा भ के साथ। अब चूंकि भ यहाँ हलंत में था, तुरंत इसको सहारा मिला अगर, तो ये भ पे किसकी मात्रा लग जाएगी, आ की। अब ये यहाँ से गमन बचा है, वही चीज़ यहाँ पर तुरंत आपको छाप लेनी है, और यही इसका उत्तर हो गया शुभागमन। यानी शुभ आगमन, इनको जोड़ा गया तो शुभागमन बना, और ये शुभागमन दीर्घ स्वर संधि के अकह सवर्णी दीर्घ के अंतर्गत बना है। एक तरह से इसी का उदाहरण मैंने आपको समझाया। तो परीक्षा में यह भी देता है और कहेगा इसका संधि कीजिए, ये दे देगा और कहेगा इसका विच्छेद कीजिए, तो ये आपको तोड़ना होगा। या उल्टा इस तरह से भी पूछ लेता है कि शुभागमन में कौन सी संधि है, पहचान के बताइए। तो अगर आप जान रहे हैं तो दीर्घ स्वर संधि बता सकते हैं। शुभागमन में कौन सा प्रयुक्त संधि सूत्र है वो बताइए, तो आप उस तरह से भी बता सकते हैं कि इसमें प्रयुक्त संधि सूत्र क्या है, तो अकह सवर्णी दीर्घ है। तो एक तरह से मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसके मैकेनिज्म को बताते हुए, मैकेनिज्म बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बिना मैकेनिज्म के आप चीज़ों को रट के करना प्रारंभ करते हैं, और रट कर किसी चीज़ को आप करेंगे तो वो ज़्यादा लंबा आपके सामने टिकेगा नहीं। ठीक है, तो समझ कर कीजिए। हाँ, ये रटी हुई चीज़ें हैं, हो सकता हो अब हम आपसे कह दें हिमालय जोड़ो हिमालय हो जाएगा, पुस्तक आलय जोड़ो पुस्तकालय हो जाएगा, तो बहुत से लोग जोड़ लेंगे, है ना। रट कर, रटना नहीं है, समझना। आइए दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस पर एग्जाम्पल लेंगे तो मान लीजिए हम आपसे कह दें हरि और ईश, इसको जोड़ना है।
अच्छा, मान लीजिए हमको मन नहीं है मैकेनिज़्म करने का, तो आप यहाँ से ही जो चीज़ें वहाँ देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से ई है, यहाँ से ई है, ये और ये आपस में मिलेगा तो क्या बना लेगा, ई बना लेगा। अब ये यहाँ से हट गया तो ये र क्या हो गया, हलंत हो गया। और हलंत होने के बाद जब ई से ये मिलेगा तो ह पहले से था, र पर ई की मात्रा लग जाएगी और ये श यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, हरीश बन जाएगा। तो जब मैकेनिज़्म के साथ मैंने बताया है तो आप इसको मैकेनिज़्म से खुद से करने का प्रयास करिएगा, आप भी हरीश पर ही पहुँचेंगे। एक तरह से मैंने मैकेनिज़्म समझाया, बस लिखा नहीं है। अगर आपकी इच्छा होगी तो दोबारा वाले में फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। आइए एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इस तीसरे वाले पर अगर एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो कैसे लेंगे। मान लीजिए अगर हम आपसे कह दें चमू, और यहाँ ले लें ऊर्जितम। चमू मतलब होता है सेना, है ना, संस्कृत का शब्द है चमू, पर्यायवाची है सेना का, सेना समझ रहे हैं, है ना। इसको जोड़ना है। मैकेनिज़्म कहता है कि म पर हलंत करिए, ऊ बाहर हो जाएगा, ये ऊ यहाँ पर उतार लीजिए, जो जैसे बचा वैसे उतार छाप दीजिए। ये दोनों आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ऊ बनेगा, और ये ऊ इससे जुड़ेगा, मुँह बनेगा। च चुपचाप यहाँ उतार देना है, ये यहाँ उतार देना है। क्यों, उत्तर आपका तैयार हो गया, चमूर्जितम। चमूर्जितम में कौन सी संधि है, तो उ धन उ के प्रयोग से ऊ बन गया है, और इस कारण इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आखिरी एग्जाम्पल जो कि इस पे लेना चाहते हैं हम। बहुत ही आसान है, चीज़ों को समझिए। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए जोड़ना है, मैकेनिज़्म कहता है तो को हलंत करके रिकार को बाहर कर दीजिए, और ये रिकार और बाहर, इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, दीर्घ का बनेगा। फिर इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, इस पर मात्रा लग जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि इसकी मात्रा ये है सिंगल, जबकि इसकी मात्रा क्या है, डबल। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको देखते हुए डबल लगाया। जो बचा वो यहाँ उतार दीजिए, यहाँ जो बचा वो यहाँ उतार दीजिए, और ये हो गया मात्रण, ठीक है। तो इस तरह से हमें लगता है कि हमने दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल पर भी डिस्कशन कर लिया, प्रश्न किस प्रकार एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इस पर भी डिस्कशन कर लिया, उसके सूत्रों पर भी डिस्कशन किया। इसी तरह से स्वर संधि का जो दूसरा पार्टीशन है वह है आपका गुण स्वर संधि। क्या है, गुण स्वर संधि। आइए यहाँ पर देखते हैं गुण स्वर संधि। और ये गुण स्वर संधि को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है सूत्र है, और इसका सूत्र होता है क्या, आद गुण। क्या होता है, आद गुण। देखिए सूत्रों पर फोकस जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सीधे पूछ लिए जाते हैं, सूत्र ही आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सूत्र जब आपसे पूछा गया, अब इस आद गुणा से क्या निकल करके आएगा वो देखते हैं। अगर अ या आ के पश्चात ए, ओ, ए, औ में से कुछ आता है तो सूत्र कहता है कि वो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। आप ध्यान दें तो ए, ओ, ए, औ लिखे हैं, यानी कि यहाँ भिन्न स्वर का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ सवर्ण का कॉन्सेप्ट था, आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट आ गया, भिन्न स्वर का कॉन्सेप्ट है। मतलब अ आ के बाद अब अ आ नहीं आ सकता, सवर्ण अगर आ गया तो इसमें चले जाइएगा, मगर यहाँ पर अ आ के बाद जो है ना, आपका भिन्न स्वर आएगा, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। आई एम सॉरी, भिन्न स्वर बोल रहा हूँ मैं मुंह से, और मैं लिख दिया हूँ कुछ और, आपको मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ
भिन्न स्वर आएगा तो गुण हो जाएगा। देख रहे हैं कितने आराम से मुंह से बोल रहा हूँ भिन्न और लिख दे रहा हूँ ए ओ ए ओ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आइए समझते हैं, दिखते हैं इससे। जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है ये निष्कर्ष, यहाँ से भी निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम अ या आ के पश्चात आ तो ले नहीं सकते, अगर वो लेंगे तो इसमें चले जाएंगे। तो क्या ले सकते हैं? ई ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, इसका सवर्ण है तो उस स्थिति में गुण बन जाएगा। गुण किसको कहते हैं आप बताइएगा जरा? गुण स्वर होता है ए और ओ, यही ना होता है गुण, आपको पता होगा। अदेंग गुणा, अत एंग गुणा, अ ए ओ, इन तीनों को गुण स्वर कहते हैं। और यही बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? ए बन जाएगा। यानी अ या आ के पश्चात अगर ई लेते हैं आप तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। इसी तरह अ या आ के पश्चात और क्या भिन्न स्वर आप ले सकते हैं? आप कहेंगे उ या ऊ ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? तो अभी एक बचा है, ओ बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, और क्या भिन्न स्वर ले सकते हैं? अ या आ के पश्चात आप ऋकार ले सकते हैं। दूसरा वाला भी, बड़ा वाला दीर्घ स्वर वाला भी ऋकार ले सकते थे, ये वाला भी, मगर उससे कोई वर्ण शुरू नहीं होता है, कोई शब्द उससे स्टार्ट नहीं होता, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया है। अब ये देखो अ और ऋ को एक साथ बोलेंगे तो क्या बनेगा? अर। क्या बन जाता है? अर बन जाता है ना? ये एक तरह से इसका गुण हो गया, है ना? अब आइए, अगर इसी के बाद जो है आखिरी भिन्न स्वर ये ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा? अल बन जाएगा। तो आदि गुणः सूत्र के अंतर्गत यही आपका पूरा छुपा हुआ था। अ या आ के पश्चात अगर भिन्न स्वर आता है तो गुण हो जाता है। भिन्न स्वर अ या आ के बाद क्या आता है? अगर भिन्न स्वर आता है तो गुण हो जाता है। अब भिन्न स्वर देखिए, मैंने यहाँ कहीं सवर्ण नहीं लिया है। अगर अ यहाँ अ आ फिक्स कर लिया है अगर, तो इसके बाद मैंने अ आ को छोड़ के लगभग सारे स्वर ले लिए हैं ह्रस्व स्वर में। कौन कौन? अ आ को छोड़ देंगे, अ छोड़ देंगे अगर, तो कौन कौन सा यहाँ पर स्वर आ जाएगा? ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, र आ जाएगा, ल आ जाएगा। लाइन से हमने वही ले लिया और उससे क्या प्रोडक्ट बना वह भी आपके सामने है। इसके एग्जाम्पल पर अब हम चर्चा करते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम सबसे पहले वाले पर लें तो गणेश पूजन चल रहा है, आपको भी पता है। आइए देखते हैं, उसी को जोड़ने का प्रयास करते हैं। गण धन ईश, अगर आप इसे जोड़ने को मैकेनिज़्म से जोड़ेंगे तो क्या होगा? ण में हलंत लगाएंगे, अ स्वतंत्र हो जाएगा और ये ई जो है इसमें से बाहर कर लीजिए। अब ये अ और ई आपस में जुड़ेगा तो आपने देखा है अ ई आपस में ये जुड़ता है तो क्या बना लेता है? ए बना लेता है। तो यहाँ क्या हो गया? ए हो गया। अब ये ए जो है इससे जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? णे बना लेगा। ये ग चुपचाप यहाँ उतार दीजिए, श यहाँ उतार दीजिए और ये बन गया गणेश। यानी गणेश में अगर आपसे कोई पूछे कौन सी संधि है तो आप बता देंगे कि गणेश में ए की मात्रा लगी है, इसलिए गुण स्वर संधि है। कौन सा संधि सूत्र है तो आप उसको देख के बता देंगे कि इसमें जो है गणेश में प्रयुक्त संधि सूत्र आदि गुण है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए गंगा ऊर्मी, अगर इसको जोड़ने को आप सोच रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। गंगा में से आ को बाहर करेंगे, हलंत लगा है तो आ बाहर हो जाएगा। यहाँ से ऊ है, फिर ये है, आ और ऊ आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? ऊपर से आप नकल कर सकते हैं। आ और ऊ आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। ओ बना दिया। अब ये इसके साथ जाएगा तो ग पे हलंत था, ओ से जुड़ा तो ये गो हो गया। जो बचा वैसे का वैसे छाप दीजिए। देखिए इसका मैकेनिज़्म बहुत ही आसान है। पीछे वाला भी आपको जैसे दिख रहा है वैसे ही उतार दीजिए। देखने से कठिन लग रहा था मगर जब आपने बनाना प्रारंभ किया मैकेनिज़्म से तो आप समझ गए कि गंगा और ऊर्मी को जोड़ के आप गंगोर्मी तक पहुंच गए और इस तरह से आपने मैकेनिज़्म के थ्रू गुण स्वर संधि का प्रयोग आसानी से करना सीख लिया है। अच्छा, आपके लिए हो सकता है ये नया हो, मगर नया नहीं है। ये अर और अल पर भी एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं और वो एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखिए। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए महा ऋषि,
बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत लोग इसको रटे भी रहते हैं। इसमें से आ बाहर हो जाएगा तो ह क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। आ को बाहर कर दिया, फिर रिकार है, शी है, ये आपस में जुड़ेगा। अब यहाँ देखिए आ और आपस में जुड़ा है तो क्या बना है, आर नहीं बना, अर बना है। ये ध्यान दीजिएगा, यही गलती कर देते हैं लोग, ये अर करके अब ये अ इसके साथ जुड़ेगा, जैसे कि हमेशा जुड़ता आ रहा है हर जगह। देखिए जिस मैकेनिज़्म में, तो ह पूरी तरह हो जाएगा, ये म हो गया और ह पूरी तरह हो गया। आधा र और शी, आपको पता होगा आधा र के बाद शी है तो ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ सकता है ना, बस वही चीज़ मैंने भी यहाँ पर चढ़ाकर ऊपर लिख दिया और ये क्या बना, महर्षि बना। गलती ना करिएगा, महर्षि ना बना लीजिएगा, है ना। तो ये महर्षि तक आप पहुँच गए। इस तरह से आपने अर का भी प्रयोग सीख लिया। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल इस पर संस्कृत में पूछा भी गया है, इस पर एग्ज़ाम्पल वह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए तब लिकार, अब देखो यहाँ से अ निकल रहा है और यहाँ ल है, ये वाला ल है, ह्रस्व स्वर वाला, अल बन जाएगा ना। तो अल बन जाएगा तो ये अ तो व से जुड़ जाएगा। देखिए इसका मैकेनिज़्म देख लीजिए, ये तब हुआ, अ क्या हो जाएगा, इसका बाहर हो जाएगा, और ये पहले से था और ये कार बचा है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना लेंगे, आप कहेंगे अल बना देंगे। क्या बना देंगे, अल। और ये अ इसके साथ जुड़ेगा तो पूरा पूरा व बना लेगा, फिर ये त बना देगा, फिर ये आधा ल उतार लीजिए और ये पीछे कार उतार लीजिए। उत्तर आपके सामने हो गया, तवल कार। नया शब्द होगा आपके लिए, है ना। संस्कृत में ही अक्सर ये शब्द पूछा भी जाता है, हिंदी में नहीं पूछा जाता, क्योंकि हिंदी में अब तो ये संस्कृत में भी प्रचलन में नहीं रहा है, तो हिंदी में तो ऐसे भी प्रचलन में नहीं रहेगा, तो समस्या वाली बात नहीं है। इस तरह से हमने देखा कि हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ लिए। हम लोग जो है दीर्घ स्वर संधि भी पढ़ लिए और गुण स्वर संधि भी पढ़ लिए। तीसरे नंबर का जो संधि है स्वर संधि में ही, वह भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आसान है। उसका भी संधि सूत्र आपको याद रखना है और उसका नाम है वृद्धि संधि। क्या नाम है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि भी बोल सकते हैं, वृद्धि स्वर संधि भी कुछ लोग बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब वृद्धि स्वर संधि का भी जो सूत्र है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि उसके भी सूत्र में वृद्धि शब्द आता है। जैसे आपने देखा कि गुण स्वर संधि के भी सूत्र में गुण आता है, अक समणे दीर्घा में दीर्घ आ रहा था, उसी तरह से आप कहेंगे कि ये वृद्धि संधि में के सूत्र में भी क्या आएगा, वृद्धि आएगा। तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसका सूत्र होता है वृद्धिरेच। क्या होता है, वृद्धिरेच। देखिए कितना छोटा सा सूत्र है, एक शब्द में समाप्त हो गया, मगर देखने में ये एक शब्द है, मगर आप इसको तोड़ सकते हैं यहाँ से, है ना। जिसको तोड़ने आएगा संस्कृत में उसको संस्कृत बहुत आसान लगेगा, तो आप हमसे तोड़ना सीखिए और आप तोड़ भी लेंगे। यहाँ से वृद्धि एच में ये टूट जाएगा, वृद्धि धन एच, इसी से मिलकर के बना है वृद्धिरेच। और ये एच प्रत्याहार है, और एच प्रत्याहार के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र आपको याद अगर होगा तो अयोण ऋलिक एवं अयोच हैवरट लण यम गणनम जभई गढ़दस जब गढ़दस खफ चटत चटतव कपय शशर हल। इसके अंतर्गत हमने पूरे आपको ढेर सारे प्रत्याहार बताए थे और एच प्रत्याहार का मतलब भी समझाया था, एओं अयोच। एओं अयोच में जो दो इत संज्ञाएं थी उनको हटाएंगे तो एच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे, ए ओ ऐ ओ। माहेश्वर सूत्र आपको पूरी तरह याद रखना है, चाहे आप पीआरटी की परीक्षा देने जाएं, चाहे यूपी टेट की, चाहे सी टेट की। बिना माहेश्वर सूत्र के संस्कृत का कोई भी आधार नहीं हो सकता है, और बिना माहेश्वर सूत्र याद किए आप कोई पेपर देने बैठ रहे हैं और संस्कृत का, तो निश्चित रूप से आप स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं, है ना। निकलने वाला नहीं है बिना माहेश्वर सूत्र याद किए। तो याद रखें, इसीलिए मैं समय समय पर दोहराता रहता हूँ। अब देखिए इसमें क्या करना है हमको। वृद्धि संधि में एच के बारे में आपने जान तो लिया कि ए ओ ऐ औ आएगा। इससे रूल ये निकला कि अगर अ या आ के पश्चात एच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ जाता है, एच प्रत्याहार, ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है, वृद्धि बन जाती है। और वृद्धि स्वर किसे कहते हैं वो आपको पढ़ाया गया है, ऐ और औ, इन्हीं दोनों को वृद्धि कहते हैं। मतलब कुल मिला के रिजल्टेंट ऐ बनेगा या औ बनेगा। जैसे गुण में यहाँ ए और ओ बन रहा था,
उसी तरह वृद्धि में यहाँ अ और औ बनेगा और एच ये चारों हैं। आइए एक एक करके लेना शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए अ या आ के पश्चात हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, एच में से ए ले लिया, ए ले लें चाहे ए ले लें, दोनों सवर्ण एक साथ ले लें। अच्छा रटना नहीं है, आप मुंह से बोल के भी देखेंगे। जैसे अ और ए को आप बोलेंगे ना, हम कहें अ ओ ए एक साथ बोलिए जरा, तो अ और ए इन दोनों को क्या करिए एक साथ बोलिए, तो अपने आप क्या निकलेगा, अ ए अय, क्या निकला अय। कैसे निकला, बोल के निकला, आपके मुंह से निकलेगा। आप खुद भी बोलिए, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अ बोलिए, ए बोलिए और बिना श्वास लिए एक साथ बोलिए, अ ए अय, अ ए अ ए अ ए एक साथ बोलेंगे, अपने आप क्या निकलने लगेगा, अय निकलने लगेगा। तो यहाँ पे भी तो वही कह रहा है, अ और ए एक साथ जुड़ा तो क्या बना, अय बना। और अ क्या है, वृद्धि के अंतर्गत आता है। इसी तरह हम कहें अगर अ या आ के पश्चात आप ओ बोलिए या औ बोलिए, तो आप अगर प्रैक्टिकली मुंह से बोलेंगे अ के बाद ओ, जल्दी जल्दी बोलेंगे ओ एक साथ बोलिए, अपने आप आपको लगेगा कि आप अ और ओ एक साथ बोलते बोलते औ बोलना शुरू कर दिए। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। संस्कृत पूरी तरह से वैज्ञानिक है, इसीलिए मैंने कहा है कि विश्व की प्राचीनतम भाषा होने के साथ साथ ये पूरी तरह वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत से ज़्यादा वैज्ञानिक आज तक इस पूरी पृथ्वी पर कोई भाषा हुई ही नहीं है। आप हिंदी भी पढ़ते हैं, हिंदी भी वैज्ञानिक नहीं है, अर्धवैज्ञानिक है। और जबकि जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, जिसके लिए आप एकदम ललायत रहते हैं, वो पूरी तरह से अवैज्ञानिक भाषा है, अवैज्ञानिक, जिसका कोई क्यों का उत्तर आपके पास नहीं होगा। जो बना दिया गया वो आपको मान लेना, फोनेटिक्स पर आधारित है, वो आपके ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। जबकि संस्कृत की यह विशेषता है कि वो ध्वनि विज्ञान के साथ साथ आपके पूरे बॉडी शरीर विज्ञान पर आधारित है। आपको मालूम होता है कि आप क का उच्चारण कंठ से कर रहे हैं, किसी वर्ण का उच्चारण आप नाभि से करेंगे, किसी का उच्चारण आप दंत से करेंगे, मगर ABCD जब आप बोलते हैं तो पूरी तरह वो मुंह में ही रहता है, उसका बॉडी से कोई संबंध नहीं होता है ना। तो संस्कृत की वर्णमाला इसी तरह इसीलिए कही जाती है कि वैज्ञानिक है, मगर अंग्रेजी की वर्णमाला कही जाती है। आप अंग्रेजी में देखें तो कभी यू को अ पढ़ेंगे, उसी यू को कभी ऊ पढ़ेंगे, उसी यू को कभी कुछ और पढ़ेंगे। कभी आपको मन करेगा ए को अ पढ़ेंगे, कभी ए को आ पढ़ने लगेंगे, कभी ए को ए ही पढ़ने लगेंगे। वहाँ पर कोई निश्चित निर्धारण नहीं किया गया है। मगर यहाँ पर क पढ़ते हैं तो क ही पढ़ते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप क को क ही पढ़ेंगे, कुछ और नहीं पढ़ सकते। और संस्कृत में ये फायदा है, अंग्रेजी में ये नहीं है। अंग्रेजी में BUT बट पढ़ेंगे तो PUT पट नहीं पढ़ेंगे, PUT पुट पढ़ने लगेंगे। कोई कितनों कहेगा अच्छा CUT है चलो कुट पढ़ दो, आप नहीं मानेंगे, कहीं ना हम कट पढ़ेंगे। तो PUT तो पुट पढ़ रहे हैं, CUT का है कट नहीं, कट पढ़ने लगे। है कोई जवाब? खोज के बताइएगा। इसका कोई भी जवाब ही नहीं है, आप खोज ही नहीं सकते। यह संस्कृत नहीं है, अंग्रेजी है। आपको जस का तस स्वीकार करना। आपको मन कर रहा है TH कहीं लिखा है, आप TH को कभी द पढ़ते हैं, उसी TH को समय आने पे थ पढ़ते हैं, उसी TH को समय आने पे ठ पढ़ते हैं, क्यों नहीं? अभी मैं आपसे कहूँ दिस लिखो तब भी आप लिखेंगे THIS। मगर अगर हम आपसे कहते हैं थियरी लिखना है, थॉमस लिखना है, तभी आप लिखेंगे TH। और अगर मैं आपसे कह दूं ठ से शुरू होने कुछ भी ऐसा ठठेरा लिखो, अंग्रेजी में ठठेरा लिखो, तो ठठेरा लिखने के लिए आप THA ऐसे ही लिखना शुरू करेंगे ना, मैसेज टाइप करते हैं, आपको पता होगा। तो आपने देखा कि इसी TH का 3 रोल है। मगर संस्कृत में आपसे जब मैं ठठेरा लिखने कहूँगा तो आप ठ के लिए ऐसे बनाएंगे। थ बनाना होगा तो थ बनाने के लिए अलग से एक प्रतीक बनाया गया है, द बनाना होगा तो द के लिए अलग से प्रतीक बनाया गया। मगर संस्कृत में ऐसा बनाया गया, मगर हिंदी में अंग्रेजी में ऐसा नहीं। अंग्रेजी में हर समय आपको TH लिखना है। इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत पूरी तरह से समृद्ध भाषा है। आपके पास शब्दावली समृद्ध है ना। उनके पास शब्दावली समृद्ध नहीं है, क्योंकि उनके पास वर्णों की समृद्धता नहीं है। वो आप ही से चुरा करके सब कार्य करते हैं। अंग्रेजी के न जाने कितनी थियरीज हैं, न जाने कितने नियम हैं जो संस्कृत से हूबहू चुरा लिए गए हैं। समय आने पर जब हम लोग विभक्ति पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार प्रीपोजिशन जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं वो संस्कृत के विभक्ति से समानता रखता है, और ऐसा है। ठीक है, आपको भी पता होगा कोरोना महामारी चल रही है और इस बीच आप आयुर्वेद के कारण ही इस समय टिके हुए हैं। कोई वैक्सीन तो नहीं है, फिर भी आप जिंदा हैं ना। मर तो बहुत कम लोग रहे हैं, मृत्यु दर बहुत कम है, इसीलिए। और कहीं ना कहीं ये संस्कृत का ही प्रभाव है कि आज आप इस कोरोना से लड़ ले रहे हैं और पूरे विश्व में पताका भी फहला रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप इसी वैज्ञानिक भाषा को यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बोल करके आप चेक कर सकते हैं कि अ बन रहा है कि अ बन रहा है। ये किसके एग्जाम्पल पर चलते हैं, बहुत छोटा सा था, देखिए बहुत जल्दी खत्म भी हो गया, अ और अ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पर अगर हम आए तो हम कह सकते हैं जोड़ा जाए। अगर मान लीजिए हमसे कहा गया
कि सॉरी एकम जोड़ना है इसको। मैकेनिज्म क्या कहता है? मैकेनिज्म कहता है हलंत मारिए, अ को बाहर निकालिए, ए को बाहर करिए, कम लिख दीजिए। अ और ए आपस में जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अय बनेगा। अ ए क्या मिलेगा? अय बनेगा। और ये अय इसके साथ जाएगा तो क पर अय की मात्रा लगानी है, डबल वाली, ध्यान दीजिए। ए यहाँ से बचा था, छाप लिए, कम यहाँ से बचा था, छाप लिए, आपका उत्तर तैयार है और एकदम सही उत्तर तैयार है। इसी तरह एक एग्जाम्पल इस पर भी ले लेते हैं, और इस पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं। महाधन औषधि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको जोड़ना है, आ को बाहर करिए, मैकेनिज्म कह रहा है इसलिए बाहर कर रहे हैं। ओ को अंदर करिए, शधि अलग लिख दीजिए। आ और ओ, ये रूल बता रहा है कि आ और ओ क्या बनेगा? औ बनेगा। यहाँ पर क्या बना दीजिए? औ बना दीजिए। ये अ इससे जुड़ेगा तो क्या बनेगा? आप कहेंगे ह पे अ की मात्रा लग जाएगी, ह बनेगा। यहाँ से म को उतार लीजिए, मह, और यहाँ से शधि उतार लीजिए तो शधि। उत्तर आपका तैयार है। और यही काम देखिए आपको दिख रहा होगा, जो काम मैंने यहाँ किया है वही काम यहाँ किया है, जबकि यहाँ हम लोग गुण स्वर संधि पढ़ रहे थे, यहाँ वृद्धि स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिज्म हर संधि के स्वर संधि पढ़ते समय मैकेनिज्म समान है, मगर बस उसका सूत्र बदल जा रहा है, उसकी क्रियाविधि वही है, प्रक्रिया वही है, काम वही करना है। आपको केवल इसके सूत्र पर फोकस करना है, पूरी संधि आपके हाथ में हो जाएगी। और कोई जो आपसे कहे कि संस्कृत में संधि बड़ी कठिन लगती है, आप उसको समझाइए, उसको करके दिखाइए। जिस दिन आपको आसान लगने लगेगा, निश्चित रूप से मैं विश्वास करूंगा कि सबको आसान लगने लगेगा। इसी आशा के साथ हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे। और स्वर संधि भी समाप्त नहीं हुआ है, हम लोग स्वर संधि में केवल अभी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि संधि, 3 संधियों पर चर्चा किए हैं। अभी और भी स्वर संधियाँ बची हुई हैं, कुछ ऐसी स्वर संधियाँ भी हैं जो आप हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, स्पेशली आपको केवल यहाँ संस्कृत में पढ़ाया जाएगा, और उसके लिए आपको अगले वीडियो का तब तक इंतजार करना होगा, है ना। और तब तक आप वीडियो को देखें, कुछ ना समझ में आए तो चैट बॉक्स में आप लिख करके समझा भी सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।